स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का लार्जेस्ट बैंक, जिसमें आप देख रहे हो कि 40 लाख करोड़ का डिपॉजिट्स हैं, 40 लाख करोड़, एंड जिसके कस्टमर्स हैं 45 करोड़। ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ इंडियंस आर द कस्टमर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जब कोई ऐसा बड़ा बैंक होता है तो उसका इंपॉर्टेंस इकोनॉमी में उतना ही बड़ा होता है। व्हाट इफ एसबीआई कोलैप्सेस? ऐसा एक बड़ा बैंक अगर फेल हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है इकोनॉमी में? जो एसबीआई इतना बड़ा पोर्टफोलियो लेके बैठा है, अगर ये कोलैप्स हो जाता है तो मार्केट में लेंडिंग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। उस हिसाब से आप देखो, मार्केट में डिमांड भी घट जाएगा, क्योंकि लोगों को लोन ही नहीं मिल रहा है तो लोग खर्चा कहाँ से करेंगे। उस हिसाब से जो कॉन्फिडेंस है लोगों का, इन्वेस्टर्स का इंडियन इकोनॉमी पे, वो भी धीरे धीरे गिरेगा, एंड एट द एंड अनएम्प्लॉयमेंट जैसा सिचुएशन भी बनेगा। ये इंपॉर्टेंस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो क्या इतना आसान है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोलैप्स हो जाना या फेल हो जाना? या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ऐसा कुछ मेजर्स हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स, बहुत बड़े बैंक्स को प्रोटेक्ट करते हैं? कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे। आज का टॉपिक है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स और डिसिप्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लाएंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम प्रिपरेशन, hello@exambit.com पे आप हमें मेल कर सकते हो। तो डिसिप्स को समझने से पहले हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, जो कि आपको पता होगा, ये G20 नेशंस का बनाया हुआ है, एंड बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ये दोनों मिलके 2011 में एक नॉर्म लाया जिसका नाम है ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स और G-SIBs। बेसिकली ये क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है जिसमें ग्लोबली जो इतने इंपॉर्टेंट बैंक है, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, उनको लिस्ट किया जाएगा। उनका एक लिस्ट बनेगा कि ये ग्लोबली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, और अगर इन्हें कुछ भी आंच आता है ये बैंक्स को तो ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा। तो ये फ्रेमवर्क फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड एंड बीआईएस मिलकर 2011 में बनाया। सिमिलरली उसी चीजों पे बीआईएस ने क्या किया, 2013 में सारे कंट्रीज के लिए अपने अपने कंट्री के सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स का लिस्ट बनाने के लिए फ्रेमवर्क दे दिया, एंड उसी फ्रेमवर्क पे बेस करके 2014 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया का डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स का फ्रेमवर्क बनाया, या डिसिप्स। ये जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, तो उसको कैसे चूज किया जाएगा, क्या क्या पैरामीटर्स रहेंगे? तो पहला हो गया साइज, मतलब बैंक का साइज कितना बड़ा है, कितने लोग इसके कस्टमर्स हैं, कितना अमाउंट का डिपॉजिट होल्ड करता है, कितने ब्रांचेस हैं, कितने एरिया को, कितना बड़ा एरिया को ये सर्व करता है, ये सारा चीज ये साइज में देखा जाएगा। फिर आगे आपका क्रॉस ज्यूरिसडिक्शनल एक्टिविटीज, बैंक कितने सारे वेरियस एक्टिविटीज, वेरियस सेक्टर्स में इन्वॉल्व है। जैसे कि आप देख रहे हो, लोन दिया जा रहा है, डिपॉजिट्स है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस होता है, गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शंस किया जाता है। तो ऐसे ही कितने सारे एक्टिविटीज, कितने सारे सेक्टर्स के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। कॉम्प्लेक्सिटी, इसका जो बिजनेस प्रोसेस है कितना कॉम्प्लेक्स है। लेक ऑफ सब्सटीट्यूबिलिटी, अगर कुछ होता है आगे जाके उस बैंक को, कोई बैंक उसे सब्सटीट्यूट कर पाएगा कि इतना बड़ा बैंक है तो इसका कोई सब्सटीट्यूट हम निकाल के दे पाएंगे। एंड इंटरकनेक्टेडनेस, इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर्स में और बाकी विद इन द बैंक्स एंड विद इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो कितना कनेक्टेड है, ये सारे फैक्टर्स पे लेके डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स या डिसिप्स चूज किया जाएगा। और ये जो डिसिप्स हैं इसे टू बिग टू फेल भी कहा जाता है, टीबीटीएफ, मतलब इतना बड़ा है कि ये अगर फेल होता है मतलब इकोनॉमी में हाहाकार मच जाएगा। तो गवर्नमेंट्स प्रेरोगेटिव इज टू प्रोटेक्ट दिस बैंक्स बिकॉज दीज बैंक्स आर टू बिग टू फेल।
बेसिकली जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हो गए, डिसिप्स हमने तो चूज कर लिया ये पैरामीटर्स पे। अभी देखेंगे इसको हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। एडिशनल पॉलिसी मेजर्स उनको दिया जाएगा, दे विल बी सब्जेक्ट टू सम एडिशनल पॉलिसी मेजर्स। आपको पता होगा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कोई भी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, तो कंट्री का बैंकिंग सिस्टम है, इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस लाते हैं। तो इन एडिशन टू दोज पॉलिसीज, इन एडिशन टू दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये कुछ एडिशनल पॉलिसी मेजर्स फॉलो करने होंगे, ये जो डिसिप्स होंगे या डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होंगे, ताकि वो सिस्टम रिस्क एंड मोरल हजार्ड से प्रोटेक्ट हो पाए। सिस्टम रिस्क क्या होता है? अगर कोई बैंक कोलैप्स होता है, या कोई भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोलैप्स होता है, तो उसका एक इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पे, वही हो गया आपका सिस्टम रिस्क। एंड मोरल हजार्ड क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन in which one company or one entity gets involved in a risky event। ये कोई सपोज ये एक्स वाई जेड पर्सन है, उसको पता है कि मेरे पास इंश्योरेंस है, तो इसके वजह वो क्या कर रहा है, जब भी बाइक पकड़ता है वो 180 किलोमीटर पर आवर पे स्पीड, उससे ऊपर स्पीड पे चलाता है, कोई सुपर बाइक है। तो ये हो गया आपका मोरल हजार्ड। तो ये दो चीजों को प्रोटेक्ट, इन दोनों चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए एडिशनल पॉलिसी मेजर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देती है फॉर दिस डिसेप्स। तो अभी जैसे आज के वीडियो में, आज के दिन में हम बात कर रहे हैं, अभी आरबीआई ने 3 बैंक्स को चूज किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। ये एज ऑफ नाउ दीज 3 बैंक्स आर डिक्लेयर्ड एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। यही 3 बड़े बैंक्स हैं, अगर इनमें से कोई एक भी फेल करता है, कोलैप्स करता है, तो इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप प्लीज रिमेंबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक्स आर द 3 डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो 3 बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक, इनको टोटल 5 बकेट्स में, इनको नहीं, टोटल जितने भी डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं, इनको टोटल 5 बकेट्स में डिवाइड किया जाता है। जो बकेट 5 होता है वो हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बकेट, एंड बकेट 1 हो गया लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट बकेट में कोई भी नहीं है, फिर बकेट नंबर 4 में भी कोई नहीं है, बकेट नंबर 3 में आ गया आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बकेट नंबर 2 में कोई नहीं है, फिर बकेट नंबर 1 में आ गया आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। तो जब भी आपको पूछा जाएगा, आप याद रखना, देयर आर 5 बकेट्स अंडर दिस डिसिप्स, एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज इन बकेट 3 एंड इन बकेट 1 आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक आर देयर। तो इनको जो हमने देखा एडिशनल पॉलिसी मेजर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, इनको एडिशनल कॉमन इक्विटी टियर 1 रिक्वायरमेंट रखा जाता है आउट ऑफ टोटल रिस्क अवेटेड एसेट्स। तो इसमें आप देख रहे हो कि एक्स्ट्रा इन्हें क्या कितना रखना पड़ता है, 0.60% फॉर एसबीआई एंड फॉर आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक इट इज 0.20। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.20% से लेके 1% टियर 1 इक्विटी होल्ड करना पड़ता है इन बैंक्स को, टियर 1 इक्विटी ऑफ रिस्क अवेटेड एसेट्स। तो जो टियर 1 कैपिटल होता है, ये क्या हो गया, बैंक्स का प्राइमरी या कोर कैपिटल भी इसे कहा जाता है, जिसमें बैंक्स का डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स भी रहता है, कॉमन स्टॉक रहता है, नॉन रिडीमेबल एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक भी रहता है। ये सारा जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके लिए और आगे हम वीडियोस लाएंगे, बस अभी के लिए आप याद रखना, टियर 1 कैपिटल उन्हें होल्ड करना पड़ता है 0.20% से लेके 1%। यही हो गया एडिशनल पॉलिसी मेजर्स फॉर द डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगे तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब भी करना इस चैनल को एंड प्रेस द बेल, ताकि ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस जब हम आपके लिए लाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आपको लिंक में इसी टॉपिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, आप बिल्कुल इसे प्रैक्टिस करना और चेक करना आपका कॉन्सेप्ट कितना दूर क्लियर हुआ है। Please subscribe to this channel, join Exambee, and we will help you prepare 50% faster। अगर कोई भी क्वेरी है, hello@exambee.com पे आप हमें मेल कर सकते हो, 9205524028 is our phone number।